हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। आशा रखती हूँ सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। मैं डॉक्टर वेदकला यादव आप सभी का तहे दिल से अभिनंदन करती हूँ अपने प्यारे से प्लेटफॉर्म टीचर्स गोल पर। दोस्तों, यूजीसी नेट का एग्ज़ाम होने वाला है और यूजीसी नेट के एग्ज़ाम से पहले आपका एक एग्ज़ाम लिया था मैंने, जिसमें 50 क्वेश्चन हिंदी के इससे पहले क्लास में करवा दिए गए थे और 50 से आगे के क्वेश्चन आज हम करने जा रहे हैं। क्वेश्चन 51 हमारा है। ये इससे पहले के जो 50 क्वेश्चन थे ये आपके संपूर्ण सिलेबस में से लिए गए थे, लेकिन अभी जो क्वेश्चन लिए जा रहे हैं ये क्वेश्चन आपके जो आपकी रचनाएं लगाई गई हैं, संपूर्ण कोर्स से जो रचनाएं लगाई गई हैं, चाहे वो कविता पाठ हो, चाहे उपन्यास हो, चाहे नाटक हो या निबंध हो या गद्य विधाएं हो, जो भी लगाई गई हैं उन सब की विषय वस्तु में से क्वेश्चन उठाए गए हैं। तो ये डिटेल व्याख्या से क्वेश्चन उठाए गए हैं। ये 50 क्वेश्चन रहेंगे। तो देखते हैं आज की क्लास में कितने कवर होते हैं। अगर कुछ बच जाते हैं तो फिर वो हम अगली क्लास में करेंगे, लेकिन बहुत मेहनत करके ये क्वेश्चन लाए गए हैं। दोस्तों, एक शर्त आपके लिए भी है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। आइए, पहला क्वेश्चन हमारा है कि आज का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51। रेवा तट के अनुसार निम्नलिखित घटनाओं पात्रों का काल क्रम अनुसार सही अनुक्रम क्या होगा। इन घटनाओं का सही अनुक्रम क्या है, विकल्प को पढ़िए और आंसर दीजिए। देखिए आपकी कितनी तैयारी है, किस प्रकार से आप तैयारी कर रहे हैं और पेपर में ऐसे ही क्वेश्चन आने वाले हैं। तो आप अपने आप को जांचिए, कहाँ पर मेरी कमजोरी। अभी 3 से 4 दिन बचे हुए हैं आपके एग्जाम में, है ना। और पर डे आप इन क्वेश्चनों को सोल्व करेंगे तो बहुत अधिक हेल्प इससे मिलेगी आपको। तो जल्दी से आंसर बता दीजिएगा कि रेवा तट के अनुसार निम्नलिखित घटनाओं का कालक्रम अनुसार सही क्रम क्या होगा। आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा डी, दीर्घ तपारिसी, फिर रोमपाद हाथियों को पकड़ना, पालकाव्य का हाथियों को छुड़ाकर उनकी चिकित्सा करना, चंद पुंडीर के दूत का आना। अगला क्वेश्चन है, रेवा तट के अनुसार निम्नलिखित पात्र घटनाओं का कालक्रम अनुसार अनुक्रम क्या है। अब की बार पात्र दिए गए हैं तो इन पात्रों का आपको सही अनुक्रम में लगाना है। तो जल्दी से बता दीजिएगा कि कौन सा है, आंसर क्या हो जाएगा। जैसे गौरी का चिनाव नदी पर पार करना, सोलंकी माधवराव का मरना, पतंग जयसिंह, सारंग देव, तो इन सब का आंसर आपको लगाना है। आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा क्या, डी हो जाएगा, सोलंकी माधवराव का मरना, है ना। और जैसे मरता है तो गौरी जो है वो चिनाव नदी को पार कर चुका है, गौरी चिनाव नदी को पार कर चुका। फिर सारंग देव आते हैं, फिर पतंग जयसिंह आते हैं। आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन, अगर इसको ये रेवा तट से लिए गए क्वेश्चन है दोस्तों, पृथ्वीराज रासो के रेवा तट से। अगर आपने उसको डिटेल से नहीं पढ़ा है, डिटेल से अगर नहीं पढ़ा है तो दोस्तों आप मेरे चैनल पर जाकर पढ़ लीजिएगा। 2 क्लासेज में संपूर्ण पृथ्वीराज रासो करवाया हुआ है, उसकी घटनाएं करवाई हुई हैं, तो आप वहाँ से जाकर उसको पढ़ लीजिएगा। अगला है, बिरहिन उठे भी पड़े दर्शन करनी राम, मुआ पीछे देहुग सो दर्शन के ही काम। इन पंक्तियों का आशय क्या है। जीवात्मा परमात्मा के वियोग में तड़फ रही है, वह परमात्मा के दर्शन करना चाहती है, वह दर्शन हेतु उठने का प्रयास करती है परंतु फिर गिर पड़ती है, अतः परमात्मा के दर्शन उसके किसी काम के नहीं होते हैं। कह रहे मुआ पीछे देहूँगा शो दर्शन के ही काम, कि मेरे मर जाने के बाद में तुम दर्शन दोगे तो ऐसे दर्शन मेरे किस काम के हैं, तो कोई काम के नहीं हैं। तो ये पंक्तियाँ थी, इनका आशय पूछा था, आशय क्या था। तो जल्दी से आंसर बताइए, आंसर क्या होगा। आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा बी, 1 2 3 4, चारों ही सही हैं, ये इसका ही आशय दे रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित काव्य पंक्तियों का आशय है, पलटी न बहुरा गा जो बिछोई, अब हूँ फिरे रंग सोई, सियरी अगीनी बिरहिनी हियजारा, शुलूगी शुलूगी
देगह होई छारा। इन पंक्तियों का आशय क्या है? इनका आशय हमें देना है। नायिका विरह की अंतिम दशा में है, उसका प्रियतम पलट कर लौटा नहीं है, उसका विरह की आग में निरंतर जल रही है, वह सुलग सुलग कर छार हुई जा रही है। आंसर बताएंगे सभी। आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा डी। वैसे तो चारों ही सही थे, आज से चारों ही सही थे, लेकिन कोई ऑप्शन ऐसा नहीं दिया गया। तो सबसे जो कमज़ोर है उसको हम छोड़कर जो सबसे अच्छे हैं, सबसे जो घनिष्ठ आंसर ये कहें कि अर्थ दे रहे हैं, हम उनको आंसर में चुन लेंगे। तो यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं कहा गया कि नायिका विरह की अंतिम दशा में है। दिख तो रही है, अनुभव तो हो रहा है, लेकिन स्पष्ट नहीं कहा गया। बाकी तीनों ऑप्शन स्पष्ट कहे गए हैं, इसलिए 2, 3, 4 सही हो जाएंगे। अगला है, नैना अंतरी आऊँ तू जो हो नैन जपे हूँ, ना हो देखूं और कूं ना तुझे देखन दे हूँ। कबीर देख सिंदूर की काजल दिया न जाई, नैनू इमइया रमी रहिया दूजा कहाँ समाई। कबीर की उपयुक्त पंक्तियों का मुख्य भाव क्या है? नैना आंवरी आऊँ तू जो हो नैन जपे हूँ, ना हो देखूं और कूं ना तुझे देखने देहूं। कबीर देख सिंदूर की काजल दिया न जाई। तो ये पंक्तियां हैं, इन पंक्तियों का भाव पूछा है आपसे कि इनका भाव क्या है। ये नीचे कूट दिया जा रहा है, सही कूट का चयन कर आंसर निर्धारित कीजिए। आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा क्या? सी, 1, 3, 4। देखिए दोस्तों, इन पंक्तियों का जो आंसर है वो हमें ऑप्शन के अनुसार लेना पड़ेगा। वैसे मैं बता देती हूँ, प्रभु मिलन के लिए व्याकुलता बिल्कुल दिखाई गई है, यहाँ पर ये सही है। दूसरा है प्रेम की अनन्यता। प्रेम की अनन्यता, बहुत आसक्त भाव भी यहाँ दिखाया गया है। दाम्पत्य प्रेम की व्यंजना भी हुई है, ना तुझे ना मैं देखूं और कुर ना तुझे देखने देहूं। उपालभ्य, उलाहना भी यहाँ दिया गया है। तो चारों ही सही थे, लेकिन ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है जिसमें हम चारों को लें। तो चारों को नहीं लेते हैं, एक को तो लेना ही लेना पड़ेगा हमें। अगर एक को हम ले रहे हैं तो देखो, प्रेम की अनन्यता 1, 2, 3, 1, 2, 3 को भी ले सकते थे हम, लेकिन यहाँ उपालभ्य भी दिया जा रहा है। नैनू इमैया रमी रमिया दूजा कहाँ समाई। मेरे नैनों में तो तुम्हारी ही तस्वीर रमी हुई है, कोई दूसरा इन आंखों में कैसे समा सकता है। तो चारों ही आ जाएंगे। वैसे तो ये चारों ही बिल्कुल सही हैं, लेकिन अगर ये चारों ऑप्शन में 4 नहीं हैं तो दोस्तों हम इसका सही जो आंसर है ना वो ले लेंगे। आंसर हो जाएगा हमारा क्या? ए, 1, 2, 3। किसको ले लेंगे हम? 1, 2, 3 को ले लेंगे। 1, 2, 3 को ले लेंगे। इस उपालभ भी यहाँ कम दिखाई दे रहा है, बाकी तीनों के तीनों बिल्कुल सही हैं। अगला क्वेश्चन है, किस कवि ने दीवान पद पर रहते हुए खजाने में आई सारी मुद्राएं साधुओं को खिलाने पिलाने पर व्यय कर दी और सफाई में ये दोहा लिख कर स्वयं वृंदावन भाग गए थे? 13 लाख संडले उपजे सब साधुन मिल गट के। ये किसके कथन हैं? आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा क्या? बी, सूरदास। सूरदास के हैं, सूरदास मदन मोहन के। ये वो सूरदास नहीं है जो अंधे सूरदास हैं, है ना। जो हमारे कृष्ण भक्त प्रसिद्ध कवि सूरदास हैं, वो सूरदास नहीं है। ये सूरदास मदन मोहन हैं। आंसर हो जाएगा बी।
अगला क्वेश्चन है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ने कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। छाड़ी दई कुल की कानी, कहाँ करी है कोई, संतन डिग बैठी बैठी लोक लाज खोई। इन पंक्तियों में मीरा का अभिप्राय क्या है? ये तो सभी ने सुनी ही होंगी। नीचे कूट है, सही कूट का चयन कर आंसर दीजिए। मीरा ने कृष्ण को अपना सर्वस्व मान लिया है। ऐसा करने पर वह गर्व का अनुभव करती है। ऐसा करते हुए उसे समाज का बहुत परवाह नहीं, बिल्कुल परवाह नहीं है। संतों की संगति के कारण उसने लोक लाज को खो दी है। ये भी कहीं न कहीं तो सही है, लेकिन ऐसा नहीं है ना। संतन डिग बैठी बैठी लोक लाज खोई, ये अभिप्राय नहीं है। वो कहती है कि लोग मुझे कहते हैं ऐसा, है ना, कि मैं संतों के साथ बैठकर मैंने लोक लाज को खो दिया है। ऐसा लोग आरोप लगाते हैं, लेकिन उसका अभिप्राय नहीं है मीरा का ऐसा कि मैंने लोक लाज को खो दिया। वैसे भी अगर हम लेना चाहें तो देखो, एक हमारा बिल्कुल सही है, इसमें एक बिल्कुल सही है। ऐसा करने पर वह गर्व का अनुभव करती है, ये भी बिल्कुल सही है। और देखो, एक और दो सही हैं हमारे, एक और दो, तो एक और दो को हम आंसर ले लेंगे। 3 ऐसा करते हुए समाज का बहुत परवाह, ये तो बिल्कुल ही नहीं होगा। 3 जिस ऑप्शन में है वह तो आंसर हो ही नहीं सकता, और एक को छोड़कर बाकी 3 सभी में है, इसलिए हम आंसर किसी को नहीं लेंगे, एक को ही लेंगे। आगे देखो, अगला क्वेश्चन है, कहे को गोपीनाथ कहावत, जो पे मधुकर कहत हमारे, गोकुल कहे न आवत। कहे को गोपीनाथ कहावत, गोपियाँ उपाला उल्हाना दे रही हैं कृष्ण को कि तुम कहे को गोपीनाथ कहावत, जो पे मधुकर कहत हमारे, गोकुल कहे न आवत। कि तुम अगर हमें इतना चाहते हो तो फिर तुम गोकुल क्यों नहीं आ रहे हो। उपरोक्त पंक्तियों का आशय क्या है? आशय पूछा गया है, इनका आशय क्या है? नीचे कूट है, सही कूट का चयन कर आंसर दीजिए। पहला है, गोपियों को कृष्ण के गोपीनाथ नाम पर आपत्ति है? नहीं, कोई आपत्ति नहीं है, सीधे सीधे तो आपत्ति नहीं है। कृष्ण के कपट प्रेम और निष्ठुरता पर मार्मिक व्यंग किया गया है। कृष्ण यदि गोपीनाथ है तो वह गोकुल क्यों नहीं आते। मधुकर कृष्ण के लिए प्रयुक्त हुआ है, तो आंसर बताइए क्या रहेगा। देखो, वैसे तो चारों ही इसमें सही हैं। यह मधुकर जो है वो कृष्ण के लिए ही प्रयुक्त हुआ है। कृष्ण यदि गोपीनाथ हैं तो वो गोकुल क्यों नहीं आते, ये बात भी बिल्कुल सही है, उन्हें गोकुल भी आना चाहिए, ऐसा भाव भी है। कृष्ण के कपट का व्यंग्यात्मक वर्णन भी यहाँ किया गया है। गोपियों को कृष्ण के गोपीनाथ पर आपत्ति है तभी तो कह रही हैं कहे को गोपीनाथ कहावत, है ना। प्रत्यक्ष रूप से तो यहाँ दिखाया गया है ना, उपालभ्य रूप में आपत्ति है, सीधे सीधे तो नहीं है। तो हम आंसर किसको लेंगे दोस्तों, इसमें आंसर हमारा हो जाएगा क्या, बी हो जाएगा। देखो 4, 1 2 3 4, अगर सभी होते तो हम सभी को ले लेते, लेकिन सभी तो है ही नहीं है, तो फिर हम किसको ले लेते हैं, हम 1 2 3 को ले लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, तुम पे कौन दुरावे गैया, इत चित्तवत उतधार चलावत, यही सिखायो है मैया। ये जो पंक्तियां दी गई हैं, इन पंक्तियों से संबंधित कौन सा कथन सत्य है? जल्दी से आंसर दीजिएगा। यहाँ सूरदास ने उद्दीपन के रूप में आलंबन की चेष्टाओं एवं प्रकृति दोनों का स्थान दिया है। यहाँ सूरदास ने केवल प्रकृति के उद्दीपन रूप का वर्णन किया है। गोपियों द्वारा कृष्ण के रूप लावण्य को आश्रय बनाया गया है। कृष्ण के रूप सौंदर्य का बढ़ चढ़कर वर्णन किया गया है। सत्य कथन कौन सा है वो पूछा है। आंसर बताएं क्या है। फिर पुनः देख लीजिए पंक्ति, तुम पे कौन दुरावे गैया, इत चित्त उत
इत चितवत उत धार चलावत, यही सिखायो है मैया, कि तुम्हारी मैया ने यही सिखाया है तुम्हें। यहाँ गोपियों द्वारा कृष्ण के रूप लावण्य को आश्रय बनाया गया है। आंसर हो जाएगा दोस्तों सी। आगे है, भलो ब्रज भयो धरनी ते स्वर्ग, तब इन पर गिरी अब गिरी पर ये, प्रीति किंधो यह दुर्ग। पंक्तियों में वियोग की कौन सी दशा का वर्णन किया गया है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, सभी आंसर देंगे। भलो ब्रज भयो धरनी ते स्वर्ग, तब इन पर गिरी अब गिरी पर ये, प्रीति किंधो यह दुर्ग। इन पंक्तियों में वियोग की कौन सी स्थिति का वर्णन किया गया है? अभिलाषा नहीं है, उद्वेग नहीं है, मूर्छा भी नहीं है। आंसर आ जाएगा हमारा सी, प्रलाप। अगला है, आयो जोग सिखावन पांडे, परमार्थी पुराननी लादे, जो बंजारे डांडे, जो बंजारे टांडे। उपयुक्त पंक्तियों की अलंकार योजना बताइए, इसमें कौन सा अलंकार है? आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा बी, काकू वक्रोक्ति अलंकार। काकू वक्रोक्ति ऐसा अलंकार होता है जिसमें बहुत टेढ़ा कथन है कहा जाता है। आए जोग सिखावन पांडे, सीधी सीधी बात नहीं कर रहे हैं, गोपियाँ कह रही हैं कि जोग सिखाने के लिए पंडे आ गए हैं, है ना, पांडे आ गए जोग सिखाने के लिए। परमार्थी पुरानी लादे, जो बंजारे टांडे, है ना, तो ये काकू वक्रोक्ति अलंकार है। अगला देखो, घन आनंद जीवन मूल सुजान की, कौन धन हूँ न कहूँ तरसै, सूने जानिए धो कित छाए, रहे द्रग चातक प्राण तपै तरसै। बिन पावस तो इन थावस हो, न सू क्यों करी ये अब सो परसों, बदरा बरस ऋतु में घिरी कै, निहि अखियाँ उधरी बरसै। दूसरी पंक्ति में घनानंद क्या कहना चाहते हैं? सुन दूसरी पंक्ति, बिन पावस तो इन थावस हो, न सू क्यों करी ये सब सो परसै, बदरा बरस ऋतु में घिरी कह, नहीं अखियाँ उथरी बरसै। इन पंक्तियों में सुजान क्या घनानंद क्या कहना चाहते हैं? नीचे कूट है, सही कूट का चयन कर आपको आंसर देना है दोस्तों। सुजान रूपी बादल न जाने कहाँ छिप गए हैं। सुने जानिए धोखित छाए रहे, पता नहीं सुजान रूपी बादल कहाँ छिप गए हैं। आगे, चातक अपनी प्यास बुझाने के लिए वर्षा के जल की प्रतीक्षा करता है। द्रग चातक प्राण तपे तरसे, ये भी बिल्कुल सही है। प्राण रूपी चातक उनके विरह में व्याकुल हो रहे हैं। सुजान के प्रेम रूपी वर्षा न होने के कारण प्रकृति सूखी है। क्या कहना चाहा दूसरी पंक्ति में? कहना चाहा है कि सुजान रूपी बादल न जाने कहाँ छिप गए हैं, कि चातक अपनी प्यास बुझाने के लिए, नहीं, चातक से यहाँ अभिप्राय नहीं है। कहना चाहते हैं कि सुजान रूपी बादल न जाने कहाँ छिप गए, प्राण रूपी चातक, ये मेरे जो प्राण हैं, प्राण रूपी ये जो चातक है, उनके विरह में बहुत व्याकुल हो रहा है, यही कहना चाहते हैं। शब्दार्थ नहीं, क्या कहना, क्या संदेश देना, क्या व्यथा प्रकट करना चाह रहे हैं यहाँ पर घनानंद? दूसरी पंक्ति में ये कहना चाहते हैं कि सुजान रूपी बादल न जाने कहाँ छिप गए, कि मेरा बादल सुजान न जाने कहाँ छिप गया और मेरे ये जो प्राण रूपी चातक हैं ये उसके विरह में बहुत व्याकुल हो रहे हैं। तो आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा क्या, डी 1 और 3। ये इस प्रकार के क्वेश्चन ऑप्शन को देखकर निर्धारित करने होते हैं। अगला है, राम रे रूप की रीति अनूप, नय नय लागत ज्यों ज्यों निहारिये, त्यों इन आँखिन बानी अनोखी, उद्धानी कहूँ नहीं आन तिहारिये। एक ही जीव हुतो सो
वरियो सुजान संकोच ओ सोच सहारिये, सुजान संकोच ओ सोच सराहिये, रोकी रहन दह घनानंद, बावरी रिझे के हाथुनु हारिये। अंतिम पंक्ति में घनानंद क्या कहना चाहते हैं? रोकी रहन दह घन आनंद, बावरी रिझी के हाथुन हारिये। क्या कहना चाहते हैं घनानंद इन पंक्तियों में? नीचे कूट है, सही कूट का चयन कर आंसर दीजिए। मैं इस पागल बना देने वाली प्रीत के हाथों में पकड़ बुरी तरह हार गया हूँ। बिल्कुल सही कहना चाहता है कि बावरी ऋषि के हाथुन हारिये, कि मैं इसे ये पागल प्रीत, ये जो प्रेम है, इसमें पागल होकर इसकी जकड़ में पकड़ा गया और बुरी तरह हार गया हूँ। आगे यह प्रीति बहुत ही अनोखी है, नहीं ऐसा तो नहीं कहा गया। आगे है, यह रोकने पर रुकती नहीं और भीतर ही भीतर मुझे जलाती है। कर रोकी रहन दह घनानंद, कि ये रोकने पर नहीं रुकती, दह घनानंद, ये घनानंद के हृदय को बार बार जला रही है। बिल्कुल सही, 1 और 3 यहाँ सही हैं और 1 और 3 आंसर किस में है? बी में। तो आंसर भी दोस्तों हमारा बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मुझे फूल मत मारो, मैं अबला बाला वियोगनी, कुछ तो दया विचारो। उर्मिला के विरह वर्णन से लिया गया। उर्मिला कहती है मुझे फूल मत मारो, कि हे कामदेव तुम मुझे फूल मत मारो, मेरे ऊपर प्रहार मत करो। मैं अबला वाला वियोगनी, कुछ तो दया विचारो, कि मैं अबला बाला वियोग में तड़फ रही हूँ, तुम कुछ तो मुझ पर दया करो। और भी आकर मुझ पर तुम फूल मार रहे हो, यानी अपना प्रभाव चला रहे हो। आगे कहा, बताइए कि इन पंक्तियों में उर्मिला का आशय क्या है? नीचे कूट है, सही कूट का चयन कर आंसर दीजिए। कहती उर्मिला को काम भावना सता रही है। बिल्कुल सही है। वह कामदेव से कहती है कि मैं तो अबला हूँ तथा वियोग से पीड़ित हूँ। ये भी सही है। तुम्हें ये शोभा नहीं देता कि तुम मुझ पर काम रूपी बाण चलाओ। ये भी सही है। तुम्हें मुझ पर दया करनी चाहिए। ये भी सही है। आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा क्या? 4। 1 2 3 4, यानी आंसर हो जाएगा ए। 1 2 3 4। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन हमारा है, कर्म का भोग, भोग का कर्म, यही जड़ का चेतन आनंद। उपयुक्त पंक्तियों का आशय क्या है? व्यक्ति को सर्वप्रथम कर्मशील बनना चाहिए। अंततः व्यक्ति अपने कर्मों का ही भोग करता है। जीवन में आनंद प्राप्ति के लिए कर्मशील होना आवश्यक है। आनंद के लिए शुद्ध सात्विक प्रेम आवश्यक है। जल्दी से बताएंगे सभी। कर्म का भोग, भोग ही कर्म, यही जड़ का चेतन आनंद। इन पंक्तियों का आशय क्या है? आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा क्या? आंसर हो जाएगा 1 2 3। 1 2 3 किस में है? सी में। तो आंसर भी हो जाएगा सी, क्योंकि यहाँ आनंद, यहाँ प्रेम की कोई बात नहीं की गई, इसलिए हम 4 को नहीं लेंगे। 1 2 3 आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है, कई दिनों तक चूल्हा रोया, चक्की रही उदास। कई दिनों तक कानी कुतिया सोई उसके पास। कई दिनों तक लगी भीत पर छिपकलियों की गश्त। कई दिनों तक चूहों की भी हालत रही शिकस्त। इन पंक्तियों का आशय क्या है? जल्दी से बताएं, इन पंक्तियों का आशय क्या है? इन पंक्तियों में अकाल तथा उसके बाद की स्थितियों का चित्रण किया गया है। बिल्कुल सही। अन्न न होने पर चूल्हा तथा चक्की दोनों नहीं चल पाए हैं। ये भी सही है। मनुष्य के साथ साथ जीव जंतु भी भूख से बेहाल हो गए। ये भी सही है।
घर में भुखमरी की स्थिति में सभी गतिविधियां रुकी हुई हैं, ये भी सही है। आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा क्या, ए। 1 2 3 4 सभी यहाँ पर सही हैं। आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ए। आगे देखो दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, छोटा सा भी मैं हूँ स्वर, रवि का प्रतिनिधि, काली तमसा में रक्षक अथक खड़ग हूँ, लेकर उसकी बात मंजूषा में। इन पंक्तियों में कवि का अभिप्राय क्या है, क्या कहना चाहते हैं कवि? आंसर दीजिए सभी। छोटे से दीप में सूर्य के प्रकाश का अंश है, बिल्कुल सही है। उसमें अंधकार को भेदने का सामर्थ्य है, ये भी बिल्कुल सही है। दीप के प्रकाश में असंख्य विद्रोही भाव हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। वह छोटा दीप अन्य किसी पर निर्भर नहीं है, ऐसा भी यहाँ नहीं किया गया है, लेकर उसकी बाती मंजूषा में। तो यहाँ आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा सी। 1 और 2 यहाँ सही है। अगला क्वेश्चन है, बल्कि केवल ये उपमान मैले हो गए हैं, देवता इन प्रतीकों से कर गए हैं कुछ। प्रस्तुत पंक्तियों में अज्ञे का क्या अभिप्राय है? अज्ञे क्या कहना चाहते हैं इसके बारे में? कवि या पुरानी परंपराओं को तोड़कर नई परंपराएं शुरू करना चाहता है। बल्कि केवल यही से उपमान मैले हो गए, तो बिल्कुल करना चाहता है, सही है। कवि बाजरे की कलगी के लिए नए उपमान का प्रयोग करना चाहता है। उसके बाद आया, कवि को बाजरे की कलगी पसंद नहीं है, कवि चाहता है कि इस बाजरे की कलगी को तोड़कर घर ले जाए। नहीं, आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा क्या, 1 और 2 यानी बी सही है। आगे उपन्यास के क्वेश्चन। भाग्यवती उपन्यास की कथा वस्तु कल्पित है, क्योंकि भाग्यवती जो उपन्यास है इसकी कथा वस्तु को कल्पित बताया गया। दोस्तों क्यों बताया गया है, ये आपको आंसर देना है। सभी आंसर देंगे। इनकी भाग्यवती कथा की उपन्यास की कथा वस्तु कल्पित है, क्यों कल्पित है? ये विकल्प है, इसकी नायिका भाग्यवती बुद्धिमत्ता के बल पर अपने पारिवारिक जीवन में सुख का संचार करती है, यथार्थ परिस्थितियों के माध्यम से यथार्थ की प्रतिष्ठा करती है, यह उपन्यास कलात्मकता से शून्य है, या इनमें से कोई नहीं। ये कल्पित क्यों है वो आपको बताना है। आंसर हो जाएगा दोस्तों ए। इसकी नायिका जो भाग्यवती है वो बुद्धिमत्ता के बल पर अपने पारिवारिक जीवन में सुख का संचार करना चाहती है, जबकि ये कल्पित है, ऐसा कभी नहीं होता है ना। तो आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन है, इंस्पेक्टर मातादीन चांद पर कहानी के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? जल्दी से बताएं कौन सा कथन सही नहीं है। इस कहानी में हास्यजनक परिस्थितियों और विसंगतियों का वर्णन किया गया है। इस कहानी में पुलिस विभाग की सराहना की गई है। यह फंटेसी शैली में लिखी गई कहानी है। इस कहानी में आम आदमी के भोगे हुए यथार्थ को वाणी दी गई है। कौन सा सही नहीं है? आंसर देना है आपको। सभी जानते हो, आंसर हो जाएगा बी। इस कहानी में पुलिस विभाग की सराहना की गई है, ऐसा नहीं है। बाकी सभी सही हैं। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन दुनिया का सबसे अनमोल रत्न कहानी के संदर्भ में सही नहीं है? कहानी आपने पढ़ी होगी, दुनिया का सबसे अनमोल रत्न। बताइए कौन सा कथन सही नहीं। इसके संदर्भ में, कहानी के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है? पहला, इस कहानी में प्रेमी प्रेमिका का वर्णन हुआ है। दूसरा विकल्प है, इस कहानी में देशभक्त सैनिक में बलिदान का वर्णन हुआ है। तीसरा है, इस कहानी में समाज के निम्न वर्ग का वर्णन हुआ है। चौथा है, इस कहानी में समाज के शोषक वर्ग का वर्णन हुआ है। कौन सा सही नहीं है?
आप जानते हो दोस्तों, अनुमान लगा ही लिया होगा, एक और बी तो हो नहीं सकते, या तो सी होगा या डी होगा। देखो कौन सा सही नहीं है, तो आप जानते हो आंसर हो जाएगा सी, यानी कि 1, 3 और 4 सही इसमें नहीं है, बाकी 2 सही हैं। आगे का क्वेश्चन है, गैंग्रीन कहानी किन सोपानों के इर्द गिर्द घूमती है? गैंग्रीन कहानी किन सोपानों के इर्द गिर्द घूमती है? घर के नित्य क्रैमिक कामकाज, बच्चे की देखभाल, पति की प्रतीक्षा, मेहमानों के आतिथ्य सत्कार। जल्दी से बताइए, गैंग्रीन कहानी किन सोपानों के इर्द गिर्द घूमती है? नीचे विकल्प है, विकल्प के आधार पर बताना है आपको। वैसे तो चारों ही सही हैं, लेकिन इसमें सबसे कमजोर पक्ष है वो 4 है। इसके इर्द गिर्द नहीं घूमती, घर के नित्य कर्म के इर्द गिर्द घूमती है, बच्चे की देखभाल, पति की प्रतीक्षा, इनके ही इर्द गिर्द घूमती हुई नजर आती है। आए हुए मेहमान को तो बस एक बार पानी देती है, कुशल मंगल पूछती है और पुनः घड़ी बजती है तो पता चलता है पति के आने का समय हो गया है। तो इन्हीं के चारों में घूमती रहती है, कि इर्द गिर्द घूमती रहती है। तो 72 का आंसर हो जाएगा डी हमारा, 1, 2, 3। अगला क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त विद्या अलंकार की कहानी वापसी के संबंध में कौन सा कथन सही है? वापसी कहानी के संबंध में कौन सा कथन सही है? नीचे विकल्प हैं, सही विकल्प का चयन कर आंसर निर्धारित करें। यह कहानी भारत पाक विभाजन पर आधारित है। दूसरी है, यह कहानी द्वितीय विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि में लिखी गई है। यह कहानी युद्ध की भयावहता को उभार कर आज के संकट का बोध कराती है। यह कहानी सामाजिक भ्रष्टाचार को उजागर करती है। जल्दी से बताएं आंसर क्या हो जाएगा। वापसी ये भारत पाक विभाजन पर आधारित नहीं है, यह वापसी जो कहानी है ये 1 नहीं होगा, 2 सही है इसमें, द्वितीय विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि पर लिखी गई, 3 भी सही है और 4 यहाँ गलत है। तो 2 और 3, 2, 3 किस में है दोस्तों? डी में है। तो हमारा आंसर भी क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लक्ष्मी नारायण मिश्र के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? मिश्र जी समस्या प्रधान नाटकों के लिए प्रसिद्ध रहे। अगला विकल्प है, मुक्ति का रहस्य, राजयोग, सिंदूर की होली मिश्र जी के नाटक हैं। प्रेम विवाह, काम दाम्पत्य जीवन इनके नाटकों की विषय वस्तु रहे हैं। सन्यासी में इन्होंने विदेशी शासकों की छल कपटपूर्ण नीति व गांधी जी के असहयोग को विषय वस्तु बनाया है। नीचे कूट है, कूट के आधार पर आपको आंसर देना है। इसमें सभी सही हैं, आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, 1, 2, 3, 4 सही हैं। अगला क्वेश्चन है, द्विवेदी जी ने अपने निबंध नाखून क्यों बढ़ते हैं के माध्यम से कटाक्ष किया है। नाखून क्यों बढ़ते हैं द्विवेदी जी का जो निबंध है उसके माध्यम से किस पर कटाक्ष किया गया है? बाहर से सभ्य दिखने वाले किंतु अंदर से बर्बर समाज पर। दूसरा विकल्प है सभ्यता का चोला ओढ़े राजनीतिज्ञों पर। तीसरा है पाश्चात्य वेशभूषा पर। चौथा उपर्युक्त सभी सही हैं। आंसर निर्धारित करें सभी। नाखून क्यों बढ़ते हैं? आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा डी, उपर्युक्त सभी सही हैं। ये दोस्तों हमारे आज 25 क्वेश्चन ही हम इसमें कर रहे हैं और कल की क्लास में आगे के 25 क्वेश्चन आपको करवा दिए जाएंगे क्योंकि क्लास बहुत लंबी हो जाएगी। दोस्तों अगर आपको क्वेश्चन अच्छे लगे हैं, वास्तविक रूप से बहुत मेहनत करके और तब ये क्वेश्चन आपके लिए ले आए गए हैं, तो इतना ज़रूर आपका भी बनता है दोस्तों कि आप क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। अच्छी लगी है तो लाइक अवश्य कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसी प्रकार के विषय वस्तु है, इसी प्रकार का जो
क्वेश्चन हैं ये आपको मिलते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।